डिस्कशन हो, थोड़ी आपकी रचनाएं हो जो माशाअल्लाह हम सब लोगों को सुनने को मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सवाल शुरू करने से पहले अगर थोड़ा सा शुरुआत में कुछ, राकेश सर आपसे शुरू करते हैं कि कुछ हो जाए पहले और उसके बाद में शुरू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपकी लिखी हुई चंद लाइंस जो आप पब्लिक को जो इतनी देर से वेट कर रहे हैं, तो एक बार प्लीज़। चलिए कोशिश करते हैं कि शब्दों से थोड़ा हल्का करते हैं, माहौल गमज़दा ना हो इससे थोड़ा हल्का करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि मतलब गुलाबी शहर है, गुलाबी याद लेकर, गमछे वाले भैया का आशीर्वाद लेकर। नहीं इनसे आशीर्वाद ही लेना है, क्योंकि मैं IIT पटना में इनके साथ गया चुका। इसी बहाने मैंने आपको बता दिया कि मैं IIT पटना कर चुका हूँ। तो मतलब मैंने देखा कि भैया सब कुछ सुनते हैं, सब सह के लेते हैं, फिर जब इनकी बारी आती है तो कह के लेते हैं, तो धागा खोल लेते हैं भैया। तो इनसे मैं आशीर्वाद ही लेता हूँ। तो हर एक महफिल में कहता हूँ ना कि महफिल में बड़े शहर अजीब है, लोग बड़े अजीब से मिलते हैं, इन्हें बताओ कि लिखने वाले हो तो कहाँ करीब से मिलते हैं। लेकिन 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 अगर ऐसे सुनने वाले मिले तो तबीयत से सुनाए जाए, गुलाबी शहर में ऐसे सुनने वाले बड़े नसीब से मिलते हैं। क्या बात है। लेकिन एक प्रजाति होती है, बहुत गजब की प्रजाति होती है, जिनके मतलब जो हो महफिल में तो मजा आ जाता है। सो कोई बुरा ना माने, मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज इस प्रजाति या इस ऑडियंस की वजह से ही जो है महफिल बनती है। सो ये मेरी खास क्षणिक कविता है जिसका नाम है भैया भैया करने वाले। भैया भैया क्या बात है। देखो ये कौन होते हैं, ये जो लोग आते जो हौसला बढ़ाते कौन है, कि इनके भरोसे आप कहीं भी शहर में शो के टिकट लगा सकते हैं। ये आपको यकीन दिलाते हैं कि पढ़ क्यों रहे हैं, आप गा सकते हैं। तहत में पढ़ने वाले को गवैया करने वाले, मेरे मन को भाते भैया भैया करने वाले। वाह भैया वाह भैया, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। कहीं भी सदरे महफिल मेहमान को देख के चेहरे इनके खिल जाते हैं। दोस्त यार मिले ना मिले ये आसानी से मिल जाते हैं। क्या कहने कहकर हौसले के दरख्त चढ़ाते हैं। मुकर्रर कह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तुम कहोगे सबके लिए करते हैं, एक नहीं इनका ईमान है। मैं कहूंगा ये महफिल है, इनसे महफिल की शान है। सुनी महफिल को ताली मुहैया करने वाले, सबके दिल को भाते भैया भैया करने वाले। और ये लोग क्या करते हैं कि सबसे आगे बैठने को सबसे ये लड़ जाते हैं। भैया अगर मतला पड़े तो मिसरा ये पड़ जाते हैं। और ये कहते ना, ये इनको पता होता है कि कब क्या कैसे लिखा, ये सब कुछ जानते हैं। भैया बेबहर हैं, ये बात ये पहचानते हैं, पर कभी इस कमी को महसूस होने नहीं देते। तालियों में किसी को कंफ्यूज होने नहीं देते। सभी के साथ एक जैसा रवैया करने वाले, दो पहिया से शायर को चार पहिया करने वाले, सबका दिल जीत जाते भैया भैया करने वाले। बहुत भाई हम तो इसी वजह नहीं भरोसा जताने आए हैं, बाकियों का पता नहीं, हम तो बस कचौड़ी समोसा खाने आए हैं। तो चलिए हमारा निपट गया। तो अगर आगाज इतना खूबसूरत है तो आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ देर के बाद क्या होने वाला है। बस जैसा कि थोड़ी देर पहले भी वही डिमांड चल रही थी, अभी भी वही डिमांड है कि अगर यहाँ पर हो तो अपने होने का सबूत दो। तालियां जहाँ आपको लगे तो बजा देना, बाकी मिलो बस प्लीज खुश हो जाए। क्या वजह, आपने तो मान लीजिए ऑडियंस ही लेकर दिया राकेश जी। एंकर जो होता है सूत्रधार, जो रेड FM, अच्छा आप में रेड लगा हुआ है तो मेरा तो प्रिय रेडियो सिटी। अच्छा चलिए उसका भी हो गया, भाग्य है। हाँ तो एंकर जो होता है वो दुनिया का ऐसा सबसे सकारात्मक व्यक्ति होता है। वो अगर सांप को भी बुलाएगा मंच पे तो यही बोल के बुलाएगा कि चमचमाती चमड़ी वाले, दोनों जीव निकाल के दोनों दिशा बताने वाले, आप आए हमें डसे हमें कृतार्थ कर। वो बेचारा वो इतना मतलब तो माहौल यहाँ भी है, इधर तो है ही, लेकिन इधर वाला अगर ना हो, अरे बाप रे। तो ये तो इसलिए वेद जी पर बहुत कुछ है, नाग शिरोमणि। हाँ तो वहाँ जो है इन पर बहुत कुछ है लगा हुआ कि तो क्या शुरू क्या करना है, बीच में क्या गिराना है, आप वेद जी कुछ मार्गदर्शन करें। आप मुझे देश तो इसी पर चल रहा है, मार्गदर्शन। अब यहाँ देखिए आप, मतलब क्या दुविधा है कि एक तरफ ये होता है कि कुछ गेस्ट नाराज हो जाते हैं कि हमारी तो तारीफ ही नहीं की, इन्होंने तो बताया ही नहीं कि हमने क्या क्या किया है, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि बता दो तो एनीवे तो हम स्टार्ट कर रहे हैं।
कुछ खुद की लिखी हुई कुछ लाइंस इनके साथ में एक, वो कहते हैं ना कि शगुन की कुछ लाइंस, और उसके बाद में फिर हमारी जो बातचीत है वो हम शुरू करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को, चूंकि मैं जयपुर में हूँ और मैं आया हूँ झारखंड से भी, तो आपके यहाँ तो कल हम बात कर रहे थे अपने मित्र से, मेरे मित्र बैठे हुए एक लेखक और हम ले आए थे, हम सोचे पता नहीं है क्या माहौल होगा। तो आशीष चौधरी आपके जयपुर के हैं और बेस्ट सेलर किताब उन्होंने लिखी है कुल्फी एंड कैफे, तो हम ले आए थे। ये प्रचार नहीं है लेकिन बुला लिए थे हम साथ में। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि भाई आपका जो राजस्थान है इसका स्थापत्य देखने लायक है, और तो हमारे यहाँ ये सब है नहीं। हमारे यहाँ तो इंदिरा आवास मिला वो भी तोड़ देता है लोग। मुखिया प्रधान का झगड़ा में वो भी नहीं बनने देता है ना। तो वहाँ तो ये दिक्कत है। तो यहाँ तो कम से कम आपका स्थापत्य, आपका भव्यता, तो वो बता रहे थे कि भाई आपके यहाँ का जो जंगल है, जो प्रकृति है, वो हम लोग को आकर्षित करती है कि हम छत्तीसगढ़ जाएं, झारखंड जाएं, वहाँ के जंगल। तो अभी जो मौसम है, अभी फागुन अब जो आएगा, तो जो फागुन पर जब पहला हमला चैत करता है, चैत का पहला शिकार जो होता है वो पलाश होता है। जब आप वहाँ जंगल में रहेंगे तो जब चैत आता है तो आप जब जंगल में खड़े होंगे, पलाश के, अमलतास के जंगल में, तो अजीब तरह की बेचैनी वहाँ पे होती है। जब पत्ते झड़ रहे होते हैं, जब पलाश गिर गया होता है, अचानक आपने जिनको महीने भर लागते हुए देखा वो पलाश गिरा होता है, तो एक अजीब तरह की बेचैनी होती है। लेकिन वो बेचैनी बहुत नकारात्मक नहीं होती है। वहाँ से गीत निकालता हूँ सबूत तौर पर आपको। क्या बात, यहाँ बैठे युवाओं के लिए और सबके लिए ऐ उदास मौसम उदास नहीं होना, ऐ उदास मौसम उदास नहीं होना, कि सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना। अरे सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना, उदास मौसम उदास नहीं होना। और देखिए, हम जरा से थपेड़ों में लगता है कि हमारी नौका हिलने लगेगी, जरा सा सूखा आता है तो लगता है कि हम सूख के जल जाएंगे। लेकिन उन जंगलों से एक प्रतीक निकलता कि क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते झड़ गए। बहुत अच्छा। क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते झड़ गए, कुछ हवा में उड़ गए, कुछ चूल्हों में जल गए। अरे गीली ढीली मिट्टियों में, अरे गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना, गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना। है उदास मौसम उदास नहीं होना, उदास नहीं होना। क्या बात। हेलो ओके। तो थोड़ी देर पहले जैसा हमने सुना, यहाँ पर कोई बोल रहे थे कि लिखने की शुरुआत इश्क से होती है। अब जब हमारे सामने लिखने वाले इतने बड़े धुरंधर हैं, कितना सही है ये बात। कहते हैं कि दिल टूटने के बाद इंसान और कुछ बने ना बने, आशिक बने ना बने, वो शायर बन जाता है। तो और ये इस बात में कोई झूठ भी नहीं। कई लोगों का अंत भी हो जाता है इसके साथ लिखने का। तो ये बात झूठ नहीं है कि मतलब दिल टूटता है तो इंसान एक बार तो जरूर ट्राई करता है लिखने का। वो बात अलग है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो बात की बात है। राकेश सर, क्या लगता है कितना रोल है मोहब्बत का लिखने में? कहते ना कि हुस्न के बाजार में जो सस्ते सौदे बिका नहीं, वो शायर भी क्या शायर है जिसने दिल टूटने पे लिखा नहीं। ऐसा हम कुछ लिखे थे जब हमारा भी टूटा था। बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से कॉलेज में आते ही जो है सब लोग जो है शायर हो ही जाते हैं कि अपने पे लिखना, दोस्तों पे लिखना,
दोस्तों की गर्लफ्रेंड पे लिखना, उसकी गर्लफ्रेंड को अपना समझ के लिखना कि बात अगर प्यारी होती, क्या होता अगर हमारी होती, अलग ही चल रहा है। और उसमें कोई खराबी नहीं है, प्रेम इतना बड़ा विषय है। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा क्लीशे टॉपिक जो है प्यार है। मैं कहता हूँ कि गालिब के जमाने से अब तक लिखा जा रहा है, कितने तरीके से लिखा जा रहा है ना। अगर दिल नहीं टूटा तो प्रेम तो हर जगह में है ना, वो अलग अलग तरीके से लोग ढूंढते हैं। उस पर तो लिखे बिना तो नहीं हो सकता, उस पर लिखिए। जब आप हर चीज में प्रेम लिखने लगेंगे तो फिर आप गजब का लिखने लगेंगे, तो वो तो होना ही चाहिए। बाकी भैया का अलग अनुभव है। भैया मेरा ऐसा तो कुछ अनुभव नहीं है इतना रोमांचकारी और इतना गुलाबी, है ना, मतलब ये ऐसा नहीं है। मेरी एक लंबी कविता की एक पंक्ति थी, मैंने कभी लिखा था शायद इस तरह से कि भाई, हेलो, माँ, प्रेमिका, बहन, पत्नी उससे प्यार कर रही है और वो उन सबसे कविता कर रहा है। आगे क्या तो प्रेम की कविताएं लिखने के लिए प्रेयसी को छोड़ देना, विरह की कविताएं लिखने के लिए प्रेयसी को छोड़ देना, प्रेम की कविताएं लिखने के लिए प्रेम कर लेना, तो मुझे मेरे जीवन में ये फार्मूला कतई नहीं आया है। और ये सब हम मतलब अब हम आते हैं अपने वो में कि हम ये सब जब सफल आप हो जाइए तो ये सब फरकट बात है, ये सब टहलाने बुलाने वाला, ठगने वाला कि आत्मा में लेखन होता है, फूटता है ज्वालामुखी, हृदय का एक कोना फड़फड़ाने लगता है, फिर लेखक लिखता है, ये कुछ आता है चमकता सा, वो दे के चला जाता है। ये सब एकदम फालतू बात है। अगर आप मेरा अनुभव माने, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप तय करिए लिखना है तो आपके अंदर है, अगर लिखना तो वो बोलेगा लिख, फिर कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं बताने वाला है, कोई आत्मा में छटपटाहट नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जब लिखते हैं, मेरा लेखन का शुरुआत ऐसे हुआ, मैंने 2014-15 में जब मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो मैंने तय किया मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे लिखना है। उसके बाद मैंने तय किया लिखने के बाद फिर मेरा क्या होगा, तो मैंने सोचा 2 काम के लिए लिखना है। एक लिखना इसलिए है कि मर जाने के बाद मैं अमर हो जाऊं, क्या बात है। और एक लिखना इसलिए है जितना देर से मरूं ज्यादा कमा लूं, ठीक है। ये 2 लक्ष्य था, और दोनों लक्ष्य हर व्यक्ति के जीवन में होते ही होते हैं, कोई कहे कोई ना कहे। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने चिन्ह छोड़ के जाऊं, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो चिन्ह कितना ज्यादा भारी भरकम हो उसके लिए मेहनत करूं, है ना। तो मेरे लेखन का यही 2 शाश्वत कारण था कि भाई लिखना इसलिए है यहाँ से चले जाने के बाद भी हमको याद रखें, और रखें तो जीना भी है, तो जीने के लिए फिर है कि वो प्रोफेशन भी है लिखना। इसलिए भरी जवानी में मुझे ये भी खुशी है कि राकेश भी वैसे व्यक्ति हैं जो शायद लिख रहे हैं और मंचों पर परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो बाय प्रोडक्ट लेखन बहुत घातक है हिंदी में, वो युवाओं में नहीं है। हिंदुस्तान का कोई लड़का, इसलिए आप कहते हैं कि प्रेम पर लिखा जा रहा है या कॉलेज में लिखता है, क्योंकि कॉलेज के बाद जब आप निकलते हैं तो आपको कहा जाता है कैरियर ढूंढो। हिंदुस्तान की विडंबना है कि आप जहां पर कालजयी साहित्य का आकांक्षा रख रहे हैं नई पीढ़ियों से, उनको कहते हैं कुछ कालजयी लिख दो, इनको दिन भर कमा के शाम को रोटी खाना है, ये आधा घंटा में क्या कालजयी लिख देंगे, प्रोफेशन ही नहीं है हिंदी में लेखन का। तो इस कारण से अगर मैं ये कह के जाऊंगा कि दिल नहीं टूटा तो लेखन कैसे, तो हिंदुस्तान में हजारों संभावनाएं टूट जाएंगी जो कल लेखन को प्रोफेशन बनाने क्या बात है, क्या बात। तो जब बात साहित्य की आई है तो पता नहीं क्यों, मतलब अगर हम हमारे आसपास का आजकल का माहौल देखें या यूथ से कनेक्ट करके अगर जो बात करें, तो आज भी लिटरेचर या साहित्य एक ऐसे विषय हैं जिनको बहुत भारी भरकम माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा वजनदार माना जाता है कि लिटरेचर की बात हो रही है, अरे मेरे बस की तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा वजनदार। तो थोड़ा सा, क्योंकि आपने हर तरह से लिटरेचर को देखा है, समझा है, जिया है, सर आपसे शुरू करते हैं, लिटरेचर है क्या आपके हिसाब से? देखो, सही में इसके सही जो जवाब देने वाले इधर ही बैठे हैं। मैंने इस तरीके से देखा है कि आपको एक रीज़न से इसलिए पढ़ना चाहिए, इसलिए भी नहीं कि एक दिन आप बहुत महान लिखेंगे, इसलिए भी कि आपको ये पता रहे कि अब तक क्या क्या लिखा जा चुका है, आपको ये भ्रम ना हो। कई बार लिखने वाले जो होते हैं वो कुएं के मेंढक की तरह होते हैं, मतलब यार आज जो मैंने लिखा वो इतिहास लिख दिया है, अब खत्म हो गया है, इसके बाद सुबह उठूंगा और नोबेल पुरस्कार होगा हाथ में, बस आज ही सब खत्म कर दिया है। कई बार जब आप पढ़ते हैं लिटरेचर, जब आप पढ़ते हैं क्या क्या लिखा गया, तो उसको इसी मद्देनजर से मैं पढ़ता हूँ जब भी पढ़े कि अरे जो मैं सोच रहा हूँ वो कुछ नया नहीं सोचा गया है, हर सोची हुई बात सोची जा चुकी है।
आपको कुछ अलग बनाएगा तो आपके कहने का ढंग। वही बात कई दफे कई लोगों ने प्रेम को कई तरीके से लिखा है, तो कैसे लिखा है। सो मेरा लिटरेचर को या मेरा जब पढ़ने का एक नज़रिया होता है वो ये होता है कि मुझे बस समझना है कि इस टॉपिक को, या अगर वीर रस लिखा है तो अगर दिनकर जी ने लिखा है, अगर उन्होंने कर्ण को डिस्क्राइब किया है, उनका नज़रिया क्या था। नज़रिया आप समझें, उस हद तक ना पढ़े। मेरे बहुत सारे यंग दोस्त हैं जो कवि हैं, पढ़ रहे हैं, वो इतना पढ़ लेते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ने से, और ये कोई हानिकारक बात नहीं है, जितना पढ़िएगा, मैं तो कहता हूँ कि अगर भावनाएं, अगर भैया ज़्यादा बोलो तो माफ कीजिए, सुनाओ, ज़्यादा बोलिए। नहीं, तो मेरे को पता है कि पीछे से बैठी हैं, बोल और तो इसके बाद तो हमारे पास आएगा भाई। इसके बाद हमको लगता है कि अगर सपोज ये भावनाओं की ज़मीन है, कविता कहीं अगर 100 फीट अंदर है, तो उस तक पहुंचने का रास्ता जो है वो किताबों से बनता है, उसी जरिए आप जाते हो और वो निकाल ले आते हैं। तो वो हो गया हूँ, तो मैं सुनना शुरू कर देता हूँ, कवि सम्मेलन, मुशायरे। कभी किसी का इन्फ्लुएंस आया आपकी राइटिंग पर, ऐसा किसी ने बोला हो? हाँ, कई दफ़े है। हाँ, इनफैक्ट आप जब भी कुछ स्टेज पे जाते हैं पढ़ने के लिए, सो आपका जो स्टाइल होता है वो आपका होता ही नहीं है। आप जिस तरीके से वर्ड्स थ्रो करेंगे वो शायद उसमें 10% कुमार विश्वास होंगे, अगर आपने सुना होगा, या जिस अदायगी से आप शेर कहेंगे, हो सकता है आप पाकिस्तानी शायरों को सुन रहे तो उनकी अदायगी होगी। हमारा सब कुछ हमारा सुना और देखा ही तो होता है, सो वो नेचुरली इन्फ्लुएंस होता है। मैंने जब वाह क्या बात, एक सीरियल आता था बहुत पहले, तो उसमें मुनव्वर राना और राहत इंदौरी साहब बुलाए गए थे किसी एपिसोड में। सो मैंने उनको पढ़ते हुए देखा था, तो वहाँ से मुझे लगा था कि अरे यार ये तो गजब चीज़ है। हमारी अम्मा कव्वाली सुनती थी, जो बहुत ही क्लीशे थोड़ा सा ये लेवल का होता था, लेकिन वहाँ से मुझे राइमिंग का ये मिला कि वो कव्वाली, सवाल जवाब कव्वाली जो होता था, कि वो कह रहा है कि रात अंधेरी है, एक दीप जला रखना, मैं आऊँगा मिलने को दरवाज़ा खुला रखना। सो वहाँ से आंसर दे रही है कि तू आस ना मिलने की अब हमसे लगा रखना, अच्छा नहीं रातों को दरवाज़ा खुला रखना। मैं बोला अरे ये तो स्वैग है भाई, ऐसे तो बातचीत हो सकती है। हर किसी का अपना इंस्पिरेशनल यूनिवर्स होता है, मैं ये मानता हूँ। मेरा टॉप टाइम खत्म। बिल्कुल सर, लिटरेचर क्या है, जो हमारी जो बात थी, मेन सवाल वही था कि आपके हिसाब से लिटरेचर क्या है? ये जो भी लिखा जा रहा है, ऐसा कहीं आपने नहीं सुना होगा कि एक समाज है, उसके पास एक लिटरेचर का अलमीरा है, वो किताबें छपती हैं और कहते हैं प्रमोद इधर ला, ये लिटरेचर, इनको इधर रख दो, ये पापी को उधर रखो, ये लिटरेचर नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हर युग में सब कुछ लिखा जा रहा है, युग उसका मूल्यांकन करेगा। हमारी पीढ़ी के साथ क्या बहुत हड़बड़ी में, हम बहुत हड़बड़ी में है। साहित्य क्या है, कौन साहित्य है, कौन नहीं है, ये मूल्यांकन दशकों में होता है, कई दशकों में होता है। राग दरबारी लिखी गई थी जब 1967 में, 68 में वो IAS थे, जब उनको मिल गया साहित्य अकादमी, लोग आ गए वो तो शुक्ला को चुनौती मिल रही है। आप रेणु का महिला आंचल अगर UPSC के सिलेबस में नहीं लगा होता तो जयपुर का एक भी व्यक्ति नहीं जान रहा होता कि महिला आंचल को साहित्य नहीं। आप रचिए अपने मन का, जो टिकेगा वो दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो टिकाऊ हो जाएगा, और साहित्य वो है जिसमें कि आप सबके हितों को लेकर लिखते हैं। कई व्यक्तिगत भी होकर जो लिखते हैं उसमें भी कई कॉमन चीजें होती हैं जो आपके कल्याण की हो सकती हैं, समाज के कल्याण की हो सकती हैं, तो वो है। तो इसलिए इस चिंता से मुक्त कि साहित्य है ये या नहीं है, इससे मुक्ति के साथ लिखना चाहिए हम लोगों को। और बाकी जो है कि कुछ सुनाएंगे राकेश एक प्रेम कविता जो ये लिख रहे हैं, जो कल हो सकती है, ऐसी कोई सुना दीजिए कुछ। प्रेम, अभी हम बात कर रहे थे कि प्रेम के बिना कैसे चलेगा। सो ये समझिए कल बन के तैयार नहीं हो रही, क्लीशे नहीं है। आधे कवि तो हमेशा कहते हैं ये अच्छा हो मोबाइल युग आ गया, वरना हर शहर में जाके बोलते थे ये बस आते आते रास्ते में बनी है बस यहीं, और हर रास्ते में वही बन रही है। सो ये थोड़ा सा छंद लय कितनी मैं नहीं जानता, बोले कि अपना मामला तो बस काफिये में फिट होता है, जब भी मीटर में लिखे मीटर का शॉर्ट सर्किट होता है। सो वैसे नहीं है, लेकिन प्रेम कितना है आप इसको देखिएगा। सो इसको 2-3 स्टेजेस में आती है ये, कि जब रिश्ता चलता है तो क्या क्या होता है। सो देखिएगा आप किस तरफ चलता है। बढ़िया है, शाम हो रही है जयपुर की, मजा आएगा। कि तुमसे मिलना जैसे मैं दिल्ली से लौटा हूं तो वो सारा रंग है उसमें। तुमसे मिलना जैसे पुरानी दिल्ली की सड़कों पे चलना, कि चलते, अभी ये थोड़ी सी लय में जाएगी, माफ कीजिए कहीं छूट गए तो।
तुमसे मिलना जैसे पुरानी दिल्ली की सड़कों पे चलना, के चलने से ज्यादा तो गिर के संभलना, संभलने पे बहकी सी राहों को तकना, के तकने के एवज में रास्ता भटकना, भटकना भटकते ही मिलना किसी से, लगे के लिखा था ये मिलना उसी से बातें सुबह शाम करना, शामों सहर बस यही काम करना, करने को कुछ भी ना रह जाए बाकी, बस एक झलक और 100 बरस काफी। बस एक झलक और 100 बरस काफी, बरस का लम्हों में ढलने के जैसा, तुमसे मिलना खुद से मिलने के जैसा। तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ रहना जैसे सौर मंडल के सितारों में बसना, मरी हुई धरातल पे सावन बरसना, बरसना भी ऐसे कि डूबे मीनारें, मीनारों के अंदर सब गिरी दीवारें, दीवारें भी गिरे तो गिरे थी ऐसे कि गिर के ही उलझे, दीवारें गिरे तो ऐसे गिरे कि गिरकर ही सुलझे उलझन सिरे की, सिरे से सुनाना फिर किस्सा कहानी, कहानी जो तेरी और मेरी ज़बानी, ज़बां जो अर्ज करे उस आदाब के जैसे, तुम्हारे साथ रहना कोई ख्वाब जैसे। ख्वाब देखिए मिल लिए, अब अगला स्टेज, तुम्हें छूना, तुम्हें छूना जैसे समंदर सैलाब सब एक साथ चख लिया हो, जैसे आंखें बंद करके अनंत आकाश देख लिया हो, जैसे कोई पार करे बेनामी सरहद को, जैसे जलती ज़बां पर रखा जाए शहद को, जैसे अमावस के बाद चांद की पहली लकीर दिखी हो, जैसे किसी नवजात कवि ने अपनी पहली कविता लिखी हो, जैसे उतरते जाएं लिबास के पैरहन, जैसे मई की गर्मी दिसंबर की सिरहन, जैसे भूखे के हलक में पहला निवाला, जैसे मदुरा के प्यासे को मिले मधुशाला, जैसे इससे खूबसूरत इनाम ही क्या है कि अब करना यही है और काम ही क्या है, जैसे कोई कहानी जो बस चलती ही जाए, मनाली की वादी अदरक की चाय। पहाड़ों पहुंच गया, मैं पता है असली माल तो वही है बाबू। जैसे कोई कहानी जो चलती ही जाए, मनाली की वादी में अदरक की चाय, जैसे रोशनी के छुअन से रंग बदलता आसमां, जैसे कसौल की पहाड़ी में रातों का धुआं, जैसे कि बातों से अब दिल भर चुका हो, जैसे बस होंठ बाकी हो सब बिखर चुका हो, जैसे गीली तारों पर गिरकर संभलने के जैसा, बर्फ का अपने पानी में पिघलने के जैसा, तुम्हें छूना खुद से दोबारा मिलने के जैसा। अब लास्ट पेज चन्ना मेरा वाला है। लास्ट स्टेज वो है जहां आशिक शायरों की मर्सियां सजाते हैं, दीदी की शादी में जाके कुर्सियां लगाते हैं। कि तुमसे बिछड़ना जैसे बादल का फटना बिन मौसम बरसात में, बरसात जो आए दबे पांव सिया रात में, रात जो अब सदी तक चलेगी, जलेगी हर लम्हा तो राख ही मिलेगी, मिलेगी जो राहें कभी भी कहीं पर भी मिलो तो कुछ कहना नहीं पर, नहीं अब रही कोई भी जिद बाकी अगर कुछ रही तो वादा खिलाफी, वादे जो लगते थे सुरीले तराने, जैसे गुलजार ने लिखे हो रहमान के गाने, गजल गीत कविताएं, क्या तुम्हें सुनाएं क्या तुम्हें बताने से ज्यादा समझ लो तो अच्छा, हम यहीं रहेंगे तुम आगे बढ़ लो तो अच्छा, बढ़ने से ज्यादा अब ये आगे की चाहिए कि अच्छे बुरे का फर्क ना सीखने के जैसा, तुमसे बिछड़ना पूरी कविता लिखकर नीचे नाम ना लिखने के जैसा। तुमसे बिछड़ना सब कवर कर लिए भैया, सिलेबस आ गया। बहुत खूब। नीलोत्पल सर, कुछ थोड़ा सा आपका लिखा हुआ हो जाए। क्या सुना ने? किसने खारा किया मीठा? दुनिया ऐसी हुआ सुना? दुनिया ऐसी हुआ थोड़ा सा भाई जरा सा इको दे देना, सुर वाले के लिए ठीक है, महिषासुर लगता है थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा बस ठीक है, क्योंकि बैठ के खाने का आदत नहीं है ना ठीक है, सही है। वो एक गीत सुनाता हूँ भाई, क्या बात है यार, अच्छा तुम इसको सरकार से मिले हुए हो क्या है? आवाज एक गीत ऐसा है जो हमारी पीढ़ी के लिए यूँ समझिए कि हम लोग जो जिस उम्र के लोग हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग संक्रमण काल में पैदा हुए, इक्वेटर पर खड़ी पीढ़ी हम लोग, विषुवत रेखा पर।
इधर मकर रेखा की तरफ एक टांग है, एक टांग कर्क रेखा की ओर है ना। तो हम वैसी पीढ़ी है जो कि कह सकते हैं कि हमने कुछ तहजीबों को अपने आंखों से जाते हुए देखा है, और हम ही कह रहे हैं कि बदमिजाजियाँ कैसे केटीएम का लहरिया कट मोटरसाइकिल लेके आ रही है हमारी और बाइक लेके नचाते हुए जवाहर मार्ग धरती है एकदम, जो है कि रविंद्र मंच के आगे फिर स्टंट करने लगता है। तो ये सब कबूतर जान बचाता है कि अब यही उड़ेगा, हम लोग तो खत्म हो जाए और इसी को यार ऐसे यहाँ पर है ना। तो वो जो पीढ़ी है तो इसको समझना होगा कि इसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है ना। उसके बाद जो, तो वहाँ से एक छोटा सा गीत आप लोगों को सुनाता हूँ, कुछ बंद कम करके कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, कि धान गेहूं सरसों वाले हर पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, हर दुअर एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। वो पीढ़ी जो रोज मोबाइल निकाल के आपको अचंभित कर रही है, पापा एक और ऐप, मम्मा ये देखो ये पैटर्न, और माँ बाप परेशान बेटे से वो ऐप इस तरह से पैटर्न लॉक करते हैं जैसे श्री अंदर लॉक किया हो, तांत्रिक से लॉक करवाते हैं ये कि बाबा मेरा तो बच्चा पैटर्न खोल देता है, आइंस्टाइन पैदा हुआ है, इसको किसी तरह से लॉक कीजिए। तांत्रिक पैटर्न लॉक कर रहा है कि अब चावल छीट के ही खुलेगा, अब आपका बच्चा नहीं खोल पाएगा इसको। तो वो पीढ़ी जो इतना मतलब, हमारी जो पीढ़ी है जो कूपन से रिचार्ज हो रही है और बात करते हुए खर्च हुए जा रही है ना, वो जो पीढ़ी है। हमने सोशल मीडिया को कहा कि हम अभिव्यक्त होने आए हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अभिव्यक्त होना और खर्च होना दोनों में बहुत अंतर है। तो हमें समझ में भी नहीं आता है कि हम अभिव्यक्त होने के जगह पर कहाँ खर्च होने लगे हैं उस पीढ़ी के लिए। कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, और स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, अरे भौरे और तितली जहाँ खेले मिल जुल रे। और वो पीढ़ी जिसको हैरी पॉटर का जो किस्सा है वो मॉकटेल में मिला के पिला दिया गया है एकदम, दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, अरे आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे। देखिए मैं राजस्थान में ये पंक्ति पढ़ रहा हूँ, मुझे आपकी परंपरा भी पता है, वैसे भी हिंदुस्तान का खान पान पहनावा कुछ भी उसका टोन तो एक ही है। तो रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और आपको लाख सुविधाएं हो जाए, आप बहुत पैसे कमा लें, लेकिन वहां से भी कुछ चीजें कैसे बचानी है कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, अरे चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना। आप लाख अभी देखिए, हम लोग कल मोमोज खाने गए थे इधर, आप उसका भी प्रचार करिए थे, एक मोमोज ज्यादा खिलाया था इधर, आई लव मोमोज बोल के इधर श्यामपुर या कैसे कुछ कोई जगह है। तो हम सोचिए कि जयपुर आए हैं, हम जयपुर आए हैं, हमको सोचना चाहिए था कि भाई पापड़ का सब्जी कहाँ खाना है, हमको सोचना चाहिए था कि दाल बाटी चूरमा
वहाँ कहाँ बेहतर मिल सकता है। लेकिन हम जयपुर आए और हमने लोगों से पूछा कि मोमोज कहाँ बचे हैं, और लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ खाइए गजब है। तो हम कैसे किस तरह से, और एक देखिए बिहार आप पटना जाइएगा तो वहाँ भी लिट्टी नहीं मिल रहा है, वहाँ तो लिखा हुआ मिलता है छपरा के मशहूर मोमोज, छपरा के मशहूर मोमोज, भागलपुर का नामी चाउमीन। अरे यार तुम बाजार हम पर किस तरह से हमला कर रहा है आप सोचिए। आपको लग रहा है कि ये केवल आर्थिक मुद्दा है, ये केवल कम्युनिस्टों का मुद्दा होगा, वो उनका मुद्दा होगा, वो चुनाव में कहा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक जमाना था जब हम बिहारी जो है, हम लोग झारखंड वाले, हम लोग लिट्टी चला के मारते थे तो खून भाग जाता था। हमने सिकंदर को पहला लिट्टी मार के रोका, बम नहीं था हमारे पास, बारूद तो आया बाद में, सतुआ झाड़ा क्यों रुका। तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप आंखों में चूरमा झोंक दो तो भाग जाए विदेशी, तो चूरमा बचाइए, कान में घी डाल दे तो भगा जाए। अरे यार राजस्थान में है, डरो। तो वो जो बात है वो है कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, अरे चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और क्या है वो जो मैं कह रहा था समृद्धि की बात, कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना, रखना वहीं एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, अरे जहाँ करे रात चांदनी रोशनी से मेरे रे। और जब गांव के गांव चल रहे हो, कारण कुछ भी हो, वहां पर आप याद रखिएगा आपकी परंपरा और पीढ़ी आखिरी बंद इस गीत का, कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे, अरे भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे, कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। वाह वाह, आप लोगों की तालियां बताएंगी कि ये सेशन कैसा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें आपने स्पेशली आपने जो ये गीत अभी प्रस्तुत किया है, इस पर एक सवाल जो हमेशा खड़ा होता है कि हम हमारी विरासत कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। अगर आजकल देखेंगे तो छोटा सा बच्चा है, उससे सिर्फ इंग्लिश में बात होगी। अब उस बच्चे को आप अपनी मातृभाषा बता ही नहीं रहे हैं, आप समझा ही नहीं रहे हैं, आप इतने ज़्यादा, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश तो उसको स्कूल भी सिखा देगा, आप तो कम से कम वो सिखाओ जो घर पे बोलते हो। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भाषा उस बच्चे तक भी पहुंचे। ठीक वैसे ही लिटरेचर के मामले में जो आप लोग हैं, जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा विख्यात हैं और जो सेटल्ड हैं ये कह सकते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या जिम्मेदारी बनती है और किस तरीके से आजकल का जो युवा है उनके लिए विरासत उन तक सौंपी जाए या उनको शामिल किया जाए? देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, मतलब मैं लंबा चौड़ा अगर कुछ ना कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि पारिवारिक तौर पर ये अब चेतना आ रही है और लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कई अब जो बड़े लोग आप जिसको मान सकते हैं आर्थिक तौर पर, जिनके पास सुविधाएं हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे भी कुछ नया सीखें। अब ये रिवर्स कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, उस पर एक लंबी बातचीत हो सकती है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि अंग्रेजी का जो आपने बात कहा, अंग्रेजी को गाली देने से पहले एक बात सोचना होगा पूरे समाज और हुकूमत दोनों को, कि अंग्रेजी आपके कनपट्टी पर किसी ने पिस्टल रख के पढ़वाया क्या, या शेक्सपियर की आत्मा रात को आपको दौड़ाती है क्या जवाहर मार्ग पर? क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्यों पढ़ाना चाहते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या ऐसा अंग्रेजी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है प्रेत बन के लटक गया, डेफोडिल्स ऐसा कुछ नहीं होता है। कारण क्या है? अंग्रेजी आप पर राज कर रही है क्योंकि पेट की भाषा है। इस हुकूमत ने, इस सोसाइटी ने ये तय किया कि अंग्रेजी ही राज करेगी। आपको राजस्थानी भाषा में डिप्टी कलेक्टर अगर टॉपर बनना है तो आप पता करिए आरपीसीएस के रिजल्ट को कि आपकी भाषा में
आपकी भाषा में कितने लोग टॉपर हुए? मुझे पता करने बोलिए कि यूपीएससी में कितने लोग मैथिली से, कितने लोग मुंडारी से, खड़िया से, कितने लोग डोगरी से टॉपर हुए? नहीं हो रहे हैं। तो जो भाषा हुकूमत के द्वारा और समाज के द्वारा प्रतिष्ठा देने वाली नहीं होगी तो डरता है अभिभावक कि इस भाषा में क्या करेगा, बहुत होगा तो गाना गाएगा, लोकगीत, शादी ब्याह में नाचेगा, इससे ज्यादा ये क्या करेगा। तो ये हमने किया है, हमने दशकों से ये किया कि हमने अपनी भाषा को केवल नुमाइश का एक वो बता दिया, कुछ थोड़ा सा ये भी रख लो, थोड़ा सा इसको भी एक्स्ट्रा रखो, बाकी देगा तो सब कुछ अंग्रेजी। तो आपको अपनी भाषा में जिस दिन हुकूमत नौकरी देने लगेगी, अपनी भाषा जिस दिन पैसा देने लगे, आपकी अपनी भाषा में जिस दिन आपको सम्मान मिलने लगा, उस दिन ये सवाल खत्म हो जाएगा कि क्या हमें अपनी भी भाषा सिखानी चाहिए। कोई अंग्रेज नौका में आया था, वो राजनीति की नीतियां तो लेके आया था राज करने के लिए, वो भाषा लेकर के बदल दीजिएगा। सब कुछ आने का माध्यम अगर हमारी भाषा में हो जाएगी, बिना कहे बच्चा पढ़ेगा, सुबह उठते हड़ौती में कविता पढ़ेगा, वो बुंदेली पढ़ेगा। तो आप उसको उसकी भाषा में ये आप सर्व करना बोले, कहिए कि हुकूमत ये सर्व करे हमको हमारी भाषा में। आज मैं हिंदी माध्यम का अगर आईएएस टॉपर अगर होने लगता तो फिर कौन लेने जाता है अंग्रेजी मीडियम से फिर लिखने जाएगा। तो ये है भाषा के प्रति। लेकिन अपनी विरासत को बचाने, आप तो बहुत समृद्ध हैं, विरासत बचाना तो हमको है कि अभी तक में गोली चल गया होगा गंगा घाट पर, वहाँ बचाना तो हम लोग को वहाँ है। आप तो फिर भी बहुत रिच है, आपको देखने सुनने और आपसे जो सीखने की बात है कि आप लोग अपने विरासत को कितना प्रिजर्व करके रखते हैं। हम लोगों ने रखा है, हम लोगों ने लिटरेचर को रखा है हम लोगों ने, है ना। तो वो चीज़ें आ रही है नई पीढ़ी में, शिकायत की बात नहीं है, वो है। अगर नहीं होती तो ये युवा जो बैठे हुए हैं, राहुल अनुराग जी बैठे हुए हैं, तो ऐसे युवा, ये सब जितने भी युवा लोग हैं, ये लोग ये लिट फेस्ट करवा रहे हैं। इनकी कोशिश है, तो इनकी इन कोशिशों को मतलब नजरअंदाज करना हो जाएगा अगर मैं ये कहूं कि आज की युवा पीढ़ी को अपने घर में अपनी विरासत और कहानियों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। ये उसी का नतीजा है कि ये नई पीढ़ी निकल के आ रही है और इस तरह के आयोजन कर रही है। ये बात है। राकेश सर, आपका क्या सोच है? सब पुराना सब नया कह दिया। अनुराग जी बस इस बात से खुश हैं कि किसी ने उनको युवा कह दिया। उनके लिए साहित्य की जीत हो रही है। वो मतलब आगे से चेक वेक काट चुके कि अगला 6 फेस्ट का बस यही होगा। श्रेष्ठ युवा प्रतिनिधि की उसकी तरफ से। नहीं बड़े भाई हैं, चेक उनकी तरफ से ही आएगा। तो नहीं ये सही बात है कि इतना बड़ा रिस्क ले गए, अब तक लिफाफा दिए नहीं है। नहीं, कहने की बात ये है, ये बहुत सही काम है। लेकिन अगर नहीं बताया जाता तो ये आयोजन, ये मंडप नहीं होता। हम सब जैसे हमने जिस भाषा में सुनाया हमने और इसने, अभी इसी भाषा में हमको मोटा लिफाफा मिल जाए, कहाँ हम लोग अंग्रेजी का बात बोलेंगे? हम लोग तो घूम के हिंदी है, हिंदी जय हिंदी, जय माँ हिंदी, नाचेंगे हिंदी बोल के। तो ये है डर। मतलब मैं जानता हूं कि जो होगा दिल और मन देंगे, इतना आपको फेंट दिए कि अब आप 251 देंगे। नहीं उसकी बात छोड़िए। तो ये सही बात है कि जिम्मेदारी तो हमारी है ही है, मतलब। और ये जो उन्होंने कहा ना कि डर है, तो है हमारी 5 साल की बिटिया है, तो हमारी जबकि वाइफ है बीए हिंदी लिटरेचर, लेकिन उसके मन में रहता है कि देखो, मतलब हम ट्रेन में आ गए थे, अभी की बात है, आप जो डर कह रहे हैं सही है, साक्षात है घर में कि डर में आ गया था। तो फिर वहाँ से किसी की बच्चे सामने जो है बर्थ पे बैठे हुए थे, सो व्हाट्स योर नेम। और आजकल तो मतलब अलग ही चल रहा है, माँ बाप मतलब अलग ही संभाल रहे बच्चों को ऐसे ऐसे। तो हमारी बेटी ने एकदम बिल्कुल कवि की बेटी होने का, मुझे इंग्लिश नहीं पसंद। और हमारी जो वाइफ मतलब कि अरे क्या हो गया जीवन, अब क्या होगा, अरे फीस बर्बाद होगी। मतलब तुमको प्राउड होना चाहिए भी हिंदी लिटरेचर। लेकिन ये सही कहा कि अरे अब नहीं सीखेगी तो आगे कैसे चलेगी, कैसे चलेगी। तो वो हमको घर में जो है बीज डालना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसा सिखाते भी हैं, हाँ। अंग्रेजी नहीं। ये मैं ट्रेन में आ रहा था एक बार, तो हम लोग का होता तो अपना नीचे झोला था मेरा रखा हुआ था, जो है कि जगदम्बा वस्त्रालय का, तो उसमें अपना सामान वामान रखा हुआ था। हाँ बैग में। तो उसमें अकेडमी अवार्ड जगदम्बा तो उसमें एक बच्चा इसी तरह का, मतलब ये तो आपका ठीक वाला था, हिंदी जिसको अंग्रेजी पसंद नहीं, एक जो बेचारा बड़ा मॉड सा बच्चा है जिसमें मेहनत किया गया है बचपन से ही कि वो ऐसा दिखे, तो वो
बेचारा अपना जूता लेके और हमने झोलवा में ऐसे खोचे। हाँ खोचे। एक तो दो तरह, एक तो उसमें जगदम्बा लिखा है, मेरा धार्मिक भावना हाथ हो रहा है कि भगवान क्या कर रहा है, उसको रखे भी कहाँ, अपर सीट भी भरा हुआ है, इधर भी मेरा लोअर है, हम तो इंतजार कर रहे हैं, लोग हटे तो सोए, उसमें कर रहा है। उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो मतलब जब वो अपनी क्षमता का संपूर्ण दोहन करता हुआ इतना टांग घुसा दिया, उसका पॉलिथीन में सत्तू था, उसको फाड़ दिया और उसका ऐसे ऐसे वो लगा रहा है, उसके यहाँ पर जो है सतुआ लग गया पाउडर जैसा। उसकी माता जी हम पर गुस्सा होकर कहती हैं, ये क्या रखा है आपने इसमें? हमने कहा सत्तू है। तो आप इसको हटा देंगे, इसके सूज गंदे हो रहे हैं। अरे माता जगदम्बा थी यहाँ, हम कहीं मेरा सतुआ खत्म हो गया, इसको हम नहीं खा सकेंगे, अब इसके सूज गंदे हो गए। तो सूज हम पूछे, अच्छा बाबू तुम्हारा नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। हाँ, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था। हमने कहा अरे यार सिद्धार्थ इस रूप में मिलने लगा इस मुल्क में। तो ये भी होता है गुरु, ऐसा चलता है। माँ बाप कैसे हो गए मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग वो पीढ़ी हैं जो जब गिरते थे, तो आजकल मैं बच्ची को गार्डन में लेके गया तो वो बेचारे खेलते खेलते गिर गया, व्हाट हैपेंड माय बेबी, इज इट अ हेयरलाइन फ्रैक्चर, मतलब घास पे गिरा तुम्हारा बच्चा। हम वो पीढ़ी, हम गिरते थे तो पिताजी तिवारी का लड़का गिर गया, मतलब तिवारी का लड़का सुपर पावर लगा, हम नहीं गिरेंगे। हम तो एक ऐसा उस नेता का नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े देश के विचारक नेता, उनके घर बैठे हुए थे, 1:30 बजे रात को विमर्श हो रहा था आंदोलन पर। उनका बच्चा आया, पूछा पिता ने उससे कि कहाँ गए हुए थे? कहा कि मैं फुटबॉल खेल रहा था। ओके, कितना गोल किया? कहा पापा 20। कहा थक गया। और कौन करना? अकेले थे। अकेले मार के आया पार्क में 20 गोल। तो कई बार वीडियो का परवरिश ऐसे भी हो रहा है, गोल पोस्ट पर कोई नहीं है, आपको गोल करने का भ्रम हो रहा है। अच्छा, ये जो संकेत है इसको समझिए कि आप चूंकि गोल पोस्ट खाली कर दे रहे हैं सुविधाओं के नाम पर, और आपका बच्चा गोल किए जा रहा है, तो आपको लग रहा है फुटबॉलर हो गया। लेकिन जिस दिन वो मैदान में उतरता है उसको लगता है पापा ने धोखा दिया, सही सिखाया नहीं मम्मा ने हमको। यहाँ तो कैरी कर रहे हैं सामने प्लेयर, इधर गोल पोस्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, मेरा कहने का अर्थ ये था कि आप अपने सुविधाओं के कारण उसका गोल पोस्ट जो खाली कर रहे हैं उसको जो एक लग्जरी दे रहे हैं, एक्चुअली यही है संघर्ष नहीं है। वहां पर वो जब जीवन में जब उसकी आंख खुलेगी और जब वो मैदान अखाड़े में उतरेगा अपनी जिंदगी के, वहां उसको पता चलेगा यार ये सब छलावा था, असल में हमको गोल पोस्ट पे गोल की रख के प्रैक्टिस करना था, जिसको प्रैक्टिस मिला नहीं। तो वो चीजें जरूरी है नई पीढ़ी के लिए। क्या बात, माशाल्लाह। तो चुपके से आपको लिटरेचर थोड़ा सा दिखा दिए। बहुत खूब। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे आपके बारे में, हो गया? सुना दी। आगे हाथ आगे अब एक लंबा वाला कविता हम सोच के आए थे, हमने बोला कि नहीं भाई इतना अच्छा बोली थी, हम क्या बोले हैं। तो देखिए मेरे पास, मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, समय शायद कम ही है अभी। हाँ, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हो। तो दोनों लोग देखिए, तो 2-3 कविता आप लोग बताइए किस पे सुना है। एक तो कल हम 3 कविताएं आपसे जरूर सुनेंगे। अरे बाप रे, हाँ, एक करवाइए ना आपका आजकल अलग से। यार थोड़ी देर पहले चेक पर ही डिस्कशन हो रहा था। आप सर एक ही पेमेंट में क्या गड़बड़ कर, कैसे हिंदी फिर हम भी अंग्रेजी में लिखने लगेंगे? तो मतलब भैया ने बताया ऐसा नहीं चलेगा, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। नहीं, तो मेरे पास 3 कविताएं हैं। एक है गूगल पर गाँव, जैसे जो भैया का फ्लेवर था वो, एक बचपन का खेल जो एक बचपन गुजरा, और एक है जो बड़ा सुनाने का मन था, उसका ये था कि एक भ्रम को तोड़ने वाली कविता जिसका नाम है कलाकार नहीं रहोगे। एक दिन आ जाएगा जब नहीं रहोगे। तो आप लोग कौन सा सुनना चाहेंगे? तीनों। ये तो हद हो गई। नहीं, तीनों। कलाकार लिफाफे वाली बात अभी भी है यहाँ। नहीं, डिस्कस कर लेंगे वो। अरे नहीं, आप आगे आप कन्नड़ वंगन क्यों निकाल रहे हैं, हम ऐसे ही पढ़ लें। तो ठीक है, ये कविता कलाकार नहीं रहोगे। मैंने जब सुनाई थी पहली बार तो डीपी भैया, दिव्य प्रकाश भैया बोले तुमने साले बहुत जल्दी लिख दिया, ये तुम कुछ बन जाओ फिर लिखो ये सब। तो इसलिए आप हैं तो कान पकड़ के पढ़ रहा हूँ। तो ये ऐसा मुझे लगा था कि हम लोग शायद एक भ्रम पाल के चलते हैं, मुझे लगता है भ्रम है कि शायद आजीवन जब भी हम आँख खोलेंगे उठेंगे तो एक बार कलाकार हो गए तो कला रचते ही रहेंगे, ये हमेशा चलता रहेगा। मुझे लगता है शायद नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा वो बताती हुई कविता, और आखिर में एक उम्मीद के साथ मैं छोड़ूंगा कि पैरों में जमीन मुट्ठी में आसमां होगा, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमको ये गुमा होगा।
तुम्हें लगेगा कि जो फरमाइशी गीत होगी महफिल में जब चाहोगे सुना दोगे, जब भी पेंट ब्रश उठाओगे कैनवस पर कोई तस्वीर बना दोगे, जब भी जी चाहोगे जो चाहे कविता रचकर माहौल बना दोगे, जब तुम कुछ नया सीखने के तलबगार नहीं रहोगे, तब एक दिन आएगा जब तुम कलाकार नहीं रहोगे। क्या बात। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब तुमसे नहीं लिखी जाएगी कोई भी कविता, नहीं बनेंगे किरदार या उनके किस्से, नहीं गाया जाएगा प्रेम रस या प्रेम का कोई भी गीत भी तुमसे, नहीं बिखरेगा कैनवस पर कोई भी रंग कहीं से। कहानी किसी मोड़ पर कोई नया मोड़ नहीं लेगी, बहुत कोशिश करने के बाद भी कहोगे वही बात जो कई बार दोहराई गई है। रंग बेरंग से लगेंगे जो नहीं मुमकिन था अब तक, कोई भी सुरिया साज नहीं देगा किसी के दिल पर कोई भी दस्तक। अंधेरी रात किसी की याद नहीं दिलाएगी, बारिश की बूंदें गीला करेंगी लिबास, तुम्हें नहीं भिगाएंगी। पेंट ब्रश के जिंदान से आजाद होकर नहीं निकलेगा कोई परिंदा, न होगी उसकी हार या जीत, किसी भी सफर में बेवजह नहीं गुनगुनाया जाएगा कोई भी गीत। अगर ऐसा होने लगे तो जब अगर शायरी भी लिखी जाए तो वो बस खालीपन बयां करेगी, जज्बात नहीं। किससे बस यूं ही बातें करेंगे, हालात नहीं। ऐसे में कैनवस कोरा रह जाएगा जो पहले नामुमकिन था। ऐसे में गा देना भी एक औपचारिकता होगी क्योंकि किसी का जन्मदिन था। जब ये होने लगे तो तुम्हें रख कर सारे कलम और कागज को एक तरफ, रख के सारे सुरो साज उस तरफ, करनी होगी बात अपने आप से और सालों से कला को रचते उस कलाकार से, और उसे कहना होगा कि अब तक कामयाबी का सफर फलक से जमीन तक था, पर अब अलविदा कहने का वक्त है दोस्त, सफर यहीं तक था। ये कहकर आजाद करना होगा उसे ताकि तुम आराम से रह सको, अब नहीं रहे हुनरबाज, आराम से कह सको। क्या है कि जिस दिन तुम समझोगे कि कलाकारी पर है पर कला पर नहीं तुम्हारा हक होगा, जब ना लिख पाना ही लिखने का अंतिम चरण है इस बात पर नहीं तुम्हें शक होगा, जब समझ लोगे कि एक हद के बाद बोलती नहीं है तस्वीरें, कहानी एक हद के आगे नहीं बदलेंगी तकदीरें, जब महफिल नहीं सजेगी सात सुरों के श्रृंगार से, जब नहीं सीखा जाएगा किसी भी नामी कलाकार से, उस दिन कला जगत के इस अंतिम सत्य को जानोगे। उस दिन कलाकार होने का मतलब ये पहचानोगे कि जब मन लगता संसार में है तो लगता बैराग में नहीं, कलाकार होना भाग्य है, कला के साथ मर जाना सबके भाग्य में नहीं। और जब जमाने बाद करोगे मेरी याद तो लगेगा कि तुमसे ये बात कहने वाला भी तो एक कवि था, कि एक दिन आएगा तुमसे नहीं लिखी जाएगी कोई भी कविता, एक दिन अपने ही बनाए शब्दों का आकार नहीं रहोगे, एक दिन अपने ही रचे शब्दों का संसार नहीं रहोगे। लेकिन अगर ये सच जानकर कला को रचोगे तो ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब तुम कलाकार नहीं रहोगे। क्या बात। सर तीन कौन सा बोल रहे थे उसमें एक हम कुछ सुना देंगे आपको। सूखे बादलों पे बरसात लिखेंगे। अच्छा, और दूसरा क्या था आपका? तूने खारा क्या मीठा मीठा पानी। तीसरा सर? आसमां सितारा वाला वो जो है। आसमां सितारा वो अच्छा, कहाँ गया मेरा दिल सलोना सुना दे बचपन में में। आंखें थी। अच्छा हाँ वही आंख वाला। में सितारा। तो इनका एक कोरम पूरा कर दे, इन्होंने एक सुना है कि आपने बचपन वाला सुनाना चाह रहे थे, तो एक मैं सुना दे वो भी इनको सुना, तो वही वाला ये सुनाता हूँ दो बचपन। लाइनें सुना दीजिएगा, फिर मैसअप का जमाना है। इसका बचपन का एक गीत सुनाता हूँ कि अभी हम लोग सब बड़े होने की होड़ में हैं और कैसे इस संतरास के बीच में जो है वो बचपन किस तरह के रोशनदान की तरह उसकी यादें, उसकी स्मृतियाँ कैसे जिलाए रखती हैं। तो वहाँ उसको याद करते हुए एक गीत सुनाता हूँ। कि कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था वही मेरा सोना रे, अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था कि जहाँ मन जाते थे, थोड़ा सा इको कम गुरु, थोड़ा सा जरा सा, कि जहाँ मन जाते थे
जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। जहाँ मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। क्या बात। अरे आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था, अभी देखिए कि इंच भर जमीन के लिए गर्दनें कट जाती है, लेकिन वो देखिए उसकी बादशाहत देखिए बचपने की। कि माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, अरे सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। आखिरी बंद है कि देखिए बचपने का विरोधाभास, उसकी मासूमियत का कंट्राडिक्शन देखिए। कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। क्या बात है भैया। अरे चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया IPL आप सबों का और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत राकेश सर, एक क्योंकि बचपन की बात हुई और यहाँ पर फरमाइश भी आई थी, आप भी कुछ बचपन पर पेश करना चाहते थे प्लीज। अरे यार ट्यूबलाइट जल गया, तुम कहाँ क्या जला गए। पर चलो बचपन की छोटी सी है, सुना देता हूँ कि कैसा था। कि बचपन का वो खेल गजब था, बचपन की वो बातें थीं, लाल गुलाबी स्कूल का बस्ता, नई नवेली किताबें थीं। अब तो लगती बुक माई शो पे फिल्में, वो VCR वाला शो भी था, फर्क नहीं करता था फिल्मों में, ऐसा बचपन वो भी था। तुम्हारी मुस्कान बता दी, तुम अखबार में लपेट के लाते थे फिल्में। बचपन का दिन कैसे, बचपन का दिन कैसा। देखो चौधरी साहब, देखो ये इनके घर पे वो अखबार निकल गया और पीटे गए थे। अच्छा, पीटने से याद आया कि कैसे शुरुआत होती थी दिन की। कि आज तो स्कूल नहीं जाएंगे अम्मा से होती पहली बात, फिर पापा के बाटा जूतों से होती दिन की शुरुआत। आजकल के बच्चे अगर नहीं पढ़े ना तो मतलब माँ बाप एकदम बैठ जाते कोजी होके, व्हाट हैपेंड बेबी, क्यों नहीं पढ़ना, टीचर ने डांटा, हम टीचर को खत्म कर देंगे। हमारी अम्मा तो ऐसे सौंप देती थी, आज इसको मारिएगा, घर नहीं भेजिएगा। हमको तो सही में माँ बाप है क्या ये लोग। हमारे पापा तो बोले थे अगर ये मार खा के नहीं आएगा तो हम पैसा काट लेंगे उसमें। मेरी पिटाई ऐसे हुई कि मैं कई बार अलमारी की तरफ भागा हूँ पिटाई में, छुपने के लिए नहीं, मैं बर्थ सर्टिफिकेट निकालता हूँ, तुम्हारी औलाद हूँ, ऐसा थोड़ी ही मारते हैं यार। और 90s के माँ बाप के पास ना एक फ्लो चार्ट तैयार होता था कि आज बेटा नहीं गया स्कूल से ये बर्बाद कैसे हो जाएगा। आज नहीं स्कूल छोड़ो, कल ट्यूशन छोड़ोगे,
परसों चौधरी के साथ चरस पियोगे। एक लड़का होता था जो खराब ही होता था हमेशा, कि पापा के उछलते जूतों से होती दिन की शुरुआत, पहले घंटी में ही लगता घंटी बजे कब घर जाए, दिन बीते पीटी के मैदानों में मुआ मैथ्स का टीचर मर जाए। मैं तो मार देता था जैसी फ्री लेक्चर, अरे गए जादव सर गए। और उसके बाद ये सब में शर्त लगी रहती है, चॉकलेट केक है लाता कौन, फिर उसी से होती रिश्वत खोली, अपना टिफिन खाता कौन, स्कूल खत्म की शुरू बकैती तेरी मेरी उसकी बात, बसें छोड़कर जाते पैदल टिकट के पैसे आलू चाट 10 के 4। घर जाकर पूरी दुनिया अपने भरोसे रहते ऐसी टेंशन में, वही मुआ जो मैथ्स पढ़ाए अम्मा भेजे उसी की ट्यूशन में। फिर शाम होता तो लगता अलादीन वाला डिज्नी यार, शाम की महफिल गेंद बल्ला गली मोहल्ला हाहाकार। ना कभी सीखा कराटे, ना गया वहां डांस क्लास, मैच जीता समोसे खाए बाकी दुनिया थी बकवास। अब उसके बाद क्या होता था कि ना फिर पीते बेल्ट बैट से पापा हो जाए नाराज, सारे छिछोरे चाणक्य बनते सुनते स्कूटर की आवाज। और आखिर इसके बाद जो सबको बैठा बैठा अपना अपना याद आ जाएगा कि चांद बहाने दरवाजा देखें, टॉर्च मारे बारंबार, चौथी बिल्डिंग तीसरी मंजिल दूसरी खिड़की पहला प्यार। है ना, यही गणित तो मालूम था हमको, एल्गोरिथम यही सेट है। चौथी बिल्डिंग, उनको बैठे बैठे याद आ गया पूजा। बाकी जो मोहतरम बैठी, अच्छा साहिल इसीलिए टॉर्च मारता था, फालतू में जूता फेंक देते उसकी। कि ना बजता डिजिटल म्यूजिक, ना कानों में ईयरफोन, अरे अम्मा सर पे हाथ फेर दे दुनियादारी जाने कौन। कि उसका पापा से लड़ जाना, आज वो नहीं है तो हर मकाम अधूरा लगता है, उसका पापा से लड़ जाना हमें तुम्हें हमारा ही बेटा बुरा लगता है। कि चॉकलेट केक और शीर खुरमा, इससे ज्यादा मकसद क्या था। उसका त्योहार घर पहुंच जाते कभी ना पूछा मजहब क्या था। दोस्त था वो दोस्त ही रहेगा, डेविड मोहम्मद जो भी था, फर्क नहीं करता था नामों में, ऐसा बचपन वो भी था। और आज 400 स्क्वायर फीट के साथ मिला प्ले एरिया जो रहता है सुनसान, कीचड़ से सने पैरों की राह देखते फुटबॉल के मैदान, न आंखों में सवाल न करिश्मे सजाए हुए, ये 6 साल के अजूबे आंखों पे चश्मे लगाए हुए, जिन्हें देखकर लगता है कि बचपन तो हमने जिया, जैसा भी था जो भी था, फर्क नहीं करता था कामों में, ऐसा बचपन वो भी था। ऐसा बचपन बहुत खूब। ऐसी ही उम्मीद हर तरफ से, इसके 151 अलग से। बहुत खूब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का एक खूबसूरत शाम हमारे हिस्से में देने के लिए। और यहाँ पर बहुत कुछ, मतलब जब से ये शुरू हुआ है यहाँ पर सीरियस डिस्कशन भी हुआ है, यहाँ पर ज्ञान की बातें भी हुई हैं, यहाँ पर इतना लाफ्टर भी मिला है कि ऐसा लगा कि कॉमेडी शो में बैठे हुए हैं। अरे सूखे बादलों पे बरसात। यहाँ फिर कभी आराम से, अरे राहुल भाई कोरस गाइए बेद जी, आप कोरस में आइए भाई। ये भी कहते हैं कि पता नहीं आप कुछ खिला नदी मिला के नहीं गाओ, जब गा ही नहीं रहो जी के क्या करोगे। वो जो सुगा, अरे तेरी में, ये मैं आपके JIPL के लिए पूरा कर रहा हूँ, आपके सारे वॉलंटियर्स के लिए जो आपके साथ हैं, आप सब ये गीत मंगाता हूँ खड़े होकर, मैं आप लोगों के लिए गा रहा हूँ। कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। अरे सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, अरे पीपल महुआ शीशम और पलास लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।